नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शिवम श्रीवास्तव एक बार आप फिर से आप सभी के बीच में दी लॉ लाइब्रेरी इंडिया की तरफ से इस लेक्चर सीरीज के कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर सीरीज के तीसरे वीडियो के साथ में मैं यहाँ पे आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और कुशल मंगल होंगे। तो हमने जो अपने पिछले दो वीडियोस कवर किए थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उन वीडियोस को देखा होगा। और अगर नहीं देखा होगा तो दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये इस लेक्चर सीरीज का तीसरा वीडियो है। तो एक बार हम अगर नज़र डालते हैं कि हमने कौन-कौन से टॉपिक्स को सेकंड वीडियो में कवर किया था। तो सेकंड वीडियो में हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे, उसमें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक बैकग्राउंड देखने की कोशिश की थी कि ये आइडिया, ये फाउंडेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है, ये कहाँ से आया था। तो हमने इसमें ये देखा था कि जो तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, उसमें से जो तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बाइकआउट किया था। लेकिन वही थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो कंक्लूजन था, उसमें एक व्हाइट पेपर इशू किया गया था ब्रिटिशर्स की तरफ से, जिस व्हाइट पेपर के बेसिस पे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फॉर्म हुआ था। इसके साथ साथ हमने अपने पिछले वीडियो में कुछ कमीशंस, कुछ प्लान्स का जिक्र किया था, जिसमें हमने क्रिप्स मिशन का जिक्र किया था, वॉवेल प्लान का जिक्र किया था, और साथ ही साथ हमने कैबिनेट प्लान का भी, कैबिनेट मिशन का भी हमने जिक्र किया था। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमने ट्रांसफर ऑफ पावर और लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी पे हमने डिस्कशन किया। और उसके बाद हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पे पहुंचे थे, और हमने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को डिस्कस किया था। तो इतने टॉपिक्स हम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में कवर कर चुके थे। और आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे डेटा पे बात करेंगे। और अगर आप चाहें तो उन फैक्ट्स, उन डेटा को नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जुड़े, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारतीय संविधान सभा से जुड़े जो कुछ फैक्ट्स थे, कुछ डेटा थे, जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके लीगल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उसको हम आज यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो हमने ये देखा कि 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब पास हुआ, 18 जुलाई 1947 को जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ, तो उसने इंडिया को, यूनियन ऑफ इंडिया को उसने दो डोमिनियंस में डिवाइड कर दिया, जिसपे हमने विस्तार से चर्चा अपने पिछले वीडियो में की है। तो जब इंडियन डोमिनियन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई और पाकिस्तान डोमिनियन के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उसमें उसको ही ये सारे दारोमदार दिए गए, संविधान सभा को ही ये सारे दारोमदार दिए गए कि वो भारत के नागरिकों के लिए एक संविधान का गठन करे, वो भारत के नागरिकों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करे। तो हमने देखा कि जब इंडियन इंडिपेंडेंस, तो कहीं ना कहीं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जब आया, उसके बाद में जब ये एक जो हमारा कह सकते हैं हम, एक ब्लैक मूवमेंट जो हमारा डाइवर्जन का रहा, एक ब्लैक मूवमेंट जो हमारा पार्टीशन का रहा, तो उसके बाद में जब चीजें कुछ सेटल हुई, तो हमने ये चीजें देखी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही हमारा सारा दारोमदार दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का। तो हम कुछ फैक्ट्स, कुछ डेटा को हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम उन फैक्ट्स को देखते जाएंगे, उनको डिस्कस करते जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, ये फैक्ट्स, ये डेटा। तो आप इसे जरूर, अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो आप इसे जरूर नोट डाउन करें। और हम अगर इस पे पहला डिस्कशन अगर हम करते हैं, तो हमने देखा कि जो पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्ट पब्लिश हुआ, वो फरवरी 1948 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट पहली बार फरवरी 1948 में पब्लिश हुआ। तो
फरवरी 1948 में जब ये ड्राफ्ट पब्लिश हुआ तो इसको पब्लिश फर्स्ट टाइम पे इसको पायलट या पब्लिश किया हमारे जो लॉ मिनिस्टर थे इंटरिम गवर्नमेंट के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन भी थे। तो वो 15/8/1947 से लेकर 26/1/1950 तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के भारत के कानून मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे, और उन्होंने ही इस ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा। तो अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी थी वो फॉर्म हुई थी, और उसके अंदर में ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी फॉर्म हुई थी। हम इनके मेंबर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन कौन से मेंबर्स थे, और कुछ मेंबर्स जो कि इल हेल्थ की वजह से या फिर डेथ की वजह से रिप्लेस हुए थे, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और जो पूरा दारोमदार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ से दिया गया था एक ड्राफ्ट तैयार करने का, संविधान का, एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने का, वो ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया गया था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो पहली बार ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा था, तो फर्स्ट टाइम जो ड्राफ्ट रखा था इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, फर्स्ट टाइम जो ड्राफ्ट इन्होंने पब्लिश किया था, ड्राफ्ट को इन्होंने पहली बार जब पब्लिश किया तो फरवरी 1948 में पहली बार इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी ने पहली बार ड्राफ्ट पब्लिश किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पब्लिश किया या प्रेजेंट किया। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने ये ड्राफ्ट रखा गया तो उस टाइम पे इस ड्राफ्ट को पब्लिश करने वाले या प्रेजेंट करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और 1948 15/8/1948 से लेकर 15/8/1948 से लेकर 15 अगस्त 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक, मीन्स डे ऑफ इंडिपेंडेंस के एक साल के बाद, मतलब 15 अगस्त 1947 को जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, उसके बाद 15 अगस्त 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरिम गवर्नमेंट के लॉ मिनिस्टर बनते हैं। और 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फुल्ली एंड फुल फ्लेज तरीके से अडॉप्ट किया, उस डेट तक ये लॉ मिनिस्टर रहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसी लॉ मिनिस्टर रहने के दौरान ही उन्होंने फरवरी 1900 इस लॉ मिनिस्टर की पोस्ट को होल्ड करने से पहले फरवरी 1948 में ड्राफ्टिंग कमेटी की तरफ से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पहली बार इस ड्राफ्ट को प्रेजेंट किया गया तो इस ड्राफ्ट पे क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, संविधान सभा के अंदर इस ड्राफ्ट पे क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुआ। और अगर हम देखेंगे तो पहली रीडिंग जो हमारी हुई थी वो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक, 4 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1948 से लेके 4 नवंबर 1948 से लेके 9 नवंबर 1948 तक फर्स्ट रीडिंग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर फर्स्ट रीडिंग उस ड्राफ्ट की हुई थी। और अगर हम देखें तो हमने 3 रीडिंग्स के अंदर अपने हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, उसने 3 रीडिंग्स के अंदर इस कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया था। तो फर्स्ट रीडिंग जो थी उसके अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन हुआ था, इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट जो तैयार किया था ड्राफ्टिंग कमेटी ने, उसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इस फर्स्ट रीडिंग के दौरान
4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 के बीच में ये फर्स्ट रीडिंग हुई थी। और इस फर्स्ट रीडिंग के दौरान बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राफ्ट हुआ था। और अगर हम सेकेंड रीडिंग देखें तो हमने देखा कि 15 नवंबर 15 नवंबर 1948 से 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949, 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक ये हमारी सेकेंड रीडिंग हुई थी ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। और इस रीडिंग के दौरान सभी क्लॉजेस को, जो ड्राफ्ट के अंदर एक एक प्रोविजन थे, एक एक क्लॉजेस थे, उनको क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस किया गया था, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स जो थे हमारे, उनको भी एक एक फंडामेंटल राइट पे विचार विमर्श और डिबेट एंड डिस्कोर्स हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जहां पे तमाम विद्वान हमारे सुचिता कृपलानी से लेकर हमारे कृष्णामाचारी जी, हमारे गोपाला स्वामी अयंगर जी और ऐसे तमाम हमारे नेता राजेंद्र प्रसाद जी और तमाम हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी और ऐसे तमाम हमारे नेता संविधान सभा में मौजूद थे, जिन्होंने क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन यहाँ पे किया था। तो पहली रीडिंग जो हमारी हुई थी वो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक हुई थी, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राफ्ट किया गया था, ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया गया था। और दूसरी जो हमारी रीडिंग हुई थी वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुई थी, जिसके अंदर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन किया गया था। और इसके बाद हमारी जो थर्ड रीडिंग हुई थी, थर्ड एंड द लास्ट रीडिंग, तो ये जो हमारी तीसरी और आखिरी रीडिंग हुई थी ये 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949, ये 14 नवंबर से हमारी थर्ड रीडिंग शुरू हुई थी और 26 नवंबर 1949 तक ये हमारी थर्ड रीडिंग हुई थी, जिसके अंदर कुछ बदलाव, कुछ संशोधन की जो जरूरतें थी और जो एक फाइनल अप्रूवल देना था हमें कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉजेस को, उस पे यहाँ पे डिस्कशन हुआ था। तो ये 3 रीडिंग्स थी और इन 3 रीडिंग्स के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को अप्रूव किया गया था। तो अगर हम देखें तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन पे के ड्राफ्टिंग में और साथ ही साथ इसके अप्रूवल में और इसके डिस्कशन में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय हमारा लगा था, जो कि 3 रीडिंग्स में भी डिवाइडेड है। और प्लस जो हमारा पीरियड ड्राफ्टिंग का पीरियड था, जिसके बीच में ड्राफ्टिंग कमेटी ने वेरियस अदर कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजंस को अडॉप्ट किया और उसके बाद कई सारे क्लॉजेस, अलग अलग क्लॉजेस फंडामेंटल राइट्स के लिए, डीपीएसपी के लिए और तमाम जो भी अदर चैप्टर्स और अदर शेड्यूल्स हैं हमारे, की कौन से शेड्यूल्स रहने चाहिए, कौन से हमारे कितने पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड होना चाहिए, कितने इसमें सेक्शन, कितने इसमें आर्टिकल्स होने चाहिए। तो इन सभी पे डिस्कशन करने के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने इस ड्राफ्ट को तैयार किया था और फिर इन 3 राउंड के डिस्कशन के बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हमारी फाइनल रीडिंग कंप्लीट होती है, थर्ड रीडिंग कंप्लीट होती है 26 नवंबर 1949 को, उस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था, लेकिन फुल फ्लेज एडॉप्ट नहीं किया गया था। हम 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि इस दिन जो हमारा फाइनल ड्राफ्ट था, आफ्टर द ऑल 3 रीडिंग्स, जो हमारा फाइनल ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अप्रूव किया था, उस पे साइन हुआ था, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो हमने देखा कि पहली बार फरवरी, अगर हम एक बार रिकॉल करते हैं तो पहली बार हमने फरवरी 1948 में ड्राफ्ट को पब्लिश किया, प्रेजेंट किया पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को।
किसने प्रेजेंट किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और लॉ मिनिस्टर थे इंडिया के। वो लॉ मिनिस्टर थे 15 अगस्त 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक। इंटरिम गवर्नमेंट के वो लॉ मिनिस्टर थे। अगर आपको, शायद आपको जानकारी होगी कि 1951-52 में पहला आम चुनाव हुआ था, और तब तक जो इंटरिम गवर्नमेंट थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 के बाद से 1951-52 के आम चुनाव के पहले के आम चुनाव के परिणाम तक, आम चुनाव के रिजल्ट तक, ये इंटरिम गवर्नमेंट जो थी वो ही इस देश को चला रही थी, गवर्न कर रही थी। और इस इंटरिम गवर्नमेंट में हमारे होम मिनिस्टर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, लॉ मिनिस्टर हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो इसी तो फरवरी 1948 में ये ड्राफ्ट उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा, और इसके बाद इसकी 3 रीडिंग्स होती हैं। पहली रीडिंग 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, दूसरी रीडिंग 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, और हमारी थर्ड एंड द लास्ट रीडिंग जो होती है वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक होती है। और 26 नवंबर 1949 को हम ड्राफ्ट को फाइनल अप्रूवल, हमारे ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से मिलता है। तो हमने 26 नवंबर 1949 को जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने जो फाइनल बिल था कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पे ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट था, जो फाइनल बिल था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको उन्होंने साइन किया। टोटल 299 मेंबर्स थे, जिसमें से 284 मेंबर्स उस टाइम पे प्रेजेंट थे। 299 मेंबर्स थे टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसमें से 284 मेंबर्स उस टाइम पे प्रेजेंट थे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए, अलोंग विद द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 नवंबर को साइन किया, 26 नवंबर 1949 को, और उनके साथ साथ 284 मेंबर्स ने इस ड्राफ्ट को, इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के साइन किया था। अब अगर हम अगले डेटा के ऊपर अगर हम नजर डालें, तो अभी तो हमने एक तरीके से एक स्केलेटन हमने ये देखा कि कैसे कैसे हमने देखा, कुछ हमने इसमें डेट्स देखी, कुछ फैक्ट्स देखे कि कैसे पहली बार कब ये ड्राफ्ट पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद हमने देखा कि कितनी रीडिंग्स हुई इस ड्राफ्ट की और कब कब रीडिंग्स हुई। उसके बाद हमने देखा कि जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसको साइन किया, और साथ ही साथ जो 284 मेंबर थे, 299 मेंबर्स में से उन्होंने भी इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को साइन किया। अब हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बिगनिंग पे जाएंगे, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्टार्टिंग पे जाएंगे कि कैसे कैसे ये इसके चेयरमैन, इसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट, इसके परमानेंट प्रेसिडेंट, कैसे कैसे इन लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ और कब कब इनका अपॉइंटमेंट हुआ। तो अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हम जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम 3 इंपॉर्टेंट डेट्स को मेंशन करेंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट डेट्स जो हमारी इसमें हैं, वो 3 इंपॉर्टेंट डेट्स को जब हम मेंशन करेंगे तो 6 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946। तो और साथ ही साथ 13 दिसंबर 1946। तो हमारी 4 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 4 इंपॉर्टेंट डेट्स में से एक है 6 दिसंबर 1946, एक है हमारी 9 दिसंबर 1946, एक है हमारी 11 दिसंबर 1946 और एक है हमारी 13 दिसंबर 1946। तो अगर हम इसको एक तरीके से याद रखना चाहें तो हम याद रख सकते हैं 6, 9, 11 और 13 दिसंबर 1946। ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे
इन डेट्स के साथ में आते हैं, और जिसको हम देखने जा रहे हैं। तो हमने देखा कि 6 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था। 6 दिसंबर 1946 को फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो 6 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा का गठन हुआ था। पहली बार संविधान सभा को गठित किया गया था और पहली बार इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और इसे दारोमदार दिया गया था। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की और इंडियन सिटीजन्स को एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करने की। पहली मीटिंग जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, लेकिन इनकी फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी इस डेट पे 9 दिसंबर 1946 को। और जब इस फर्स्ट डेट पे इनकी मीटिंग हुई थी, तो उस दौरान पे पहले पर्सन जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस किया था वो जेबी कृपलानी जी थे। तो जेबी कृपलानी ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब फॉर्म हुई और उसकी पहली मीटिंग जब 9 दिसंबर 1946 को हुई, तो इस दौरान पहली बार इस पूरे हाउस को एड्रेस किया था जेबी कृपलानी ने। और इस 9 दिसंबर 1946 की जो पहली मीटिंग थी, इसको मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया था। तो 9 दिसंबर 1946 को जब पहली मीटिंग हुई थी संविधान सभा की, तो पहले व्यक्ति, पहले पर्सन जिन्होंने पूरे हाउस को एड्रेस किया था वो जेबी कृपलानी थे, और मुस्लिम लीग ने इस पहली मीटिंग को बाइकआउट किया था। वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। और एक और फैक्ट जो इस डेट से जुड़ा हुआ है, तो पहला तो हमने ये देखा कि पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर को। दूसरा हमने देखा कि जेबी कृपलानी जी वो पहले पर्सन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस किया था। तीसरा फैक्ट हमने देखा कि मुस्लिम लीग ने पहली मीटिंग को बाइकआउट किया था। और चौथा फैक्ट है कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंट किया गया था। हालांकि ये सिर्फ 2 दिनों के लिए अपॉइंट किए गए थे, लेकिन टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पे पहली बार सच्चिदानंद सिन्हा जी को 9 दिसंबर 1946 को ही अपॉइंट किया गया था। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर पे 11 दिसंबर 1946 को अपॉइंट किया गया था। इसका मतलब कि सच्चिदानंद सिन्हा जी टेम्परेरी प्रेसिडेंट के तौर पे 2 दिन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट किए गए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और एच सी मुखर्जी जी को वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पे अपॉइंट किया गया था। तो हमने अभी तक ये 3 देखे, और चौथे की भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम ये जो चौथा पॉइंट है 13 दिसंबर 1946 का जो ये डेट है, इस पे हम एक डिटेल डिस्कशन अभी करने जा रहे हैं। और ये डिटेल डिस्कशन इसलिए है क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन।
ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उन्होंने ये 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था, जो कि बाद में जाकर हमारे संविधान का की उद्देशिका के तौर पे, हमारे संविधान के प्रियम्बल के तौर पे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा स्वीकृत किया गया, एक्सेप्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रियम्बल है, अभी हम जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जब हम डिस्कस करेंगे तो ये पूरी तरीके से क्लेरिफाई होगा कि काफी हद तक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग लगभग पूरा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही प्रियम्बल के तौर पे ले लिया गया था। तो ये चार इंपॉर्टेंट डेट्स हमने देखे। तो अगर हम नजर डालें तो 6 दिसंबर 1946 को फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था। 3 दिन के बाद 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। पहले पर्सन जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस किया था वो जेबी कृपलानी जी थे। मुस्लिम लीग ने पहली मीटिंग को बाइकॉट किया था सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान की डिमांड पे, और सच्चिदानंद सिन्हा जी को टेम्परेरी प्रेसिडेंट के तौर पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्परेरी प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट किया गया था। फिर 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अपने परमानेंट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मिलते हैं। परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया जाता है और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पे एस सी मुखर्जी जी को अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसके ऊपर हम अभी आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखें तो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि हमने सर बी एन राव सर बी एन राव जो कि यूएन में डिप्लोमेट थे यूएन में, उनको, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे एक बहुत ही स्ट्रांग पकड़ रखते थे, सर बी एन राव, उनको हमने लीगल एडवाइजर के तौर पे, उनको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के तौर पे सर बी एन राव को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा ने अपॉइंट किया था सर बी एन राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के तौर पे। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इनसे जुड़ा हुआ है वो ये है कि उस टाइम का जो बर्मा था, जो आज का म्यांमार है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी सर बी एन राव ही थे। तो सर बी एन राव, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट हो रहा था तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग में भी वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। और जब बर्मा का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तो बर्मा में भी, जिसको आज के समय में म्यांमार के तौर पे जाना जाता है, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में भी सर बी एन राव ने ही अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे डिस्कशन कर रहे थे तो हमने वहां देखा था कि ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935 लाया था, जिसके थ्रू उन्होंने बर्मा को इंडिया से टोटली सेपरेट कर दिया था। तो जब वो स्टेट टोटली इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट कर दिया गया और उसे एक ब्रिटिश कॉलोनियल प्रोविंस के तौर पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, तो बाद में जब उनको भी इंडिपेंडेंस मिली तो बर्मा के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए सर बी एन राव को ही कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया। तो इंडिया और बर्मा दोनों के ही कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग में सर बी एन राव ही कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। इसके बाद अगर हम एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को अगर हम और डिस्कस करें, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट को अगर हम और डिस्कस करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सुरेंद्र नाथ मुखर्जी, ये सुरेंद्र नाथ मुखर्जी जी जो कि एक्स सिविल सर्वेंट थे, डिप्लोमेट थे इंडिया के लिए, उनको चीफ
उनको चीफ ड्राफ्टमैन के तौर पे ड्राफ्टिंग कमेटी में अपॉइंट किया गया था। चीफ ड्राफ्टमैन के तौर पे उनको अपॉइंट किया गया था। सुरेंद्र नाथ मुखर्जी जी, जो कि एक्स सिविल सर्वेंट थे, जो कि इंडियन डिप्लोमेट्स थे, उनको चीफ ड्राफ्टमैन के तौर पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी में अपॉइंट किया था। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। 6 दिसंबर 1946 के फैक्ट्स हमने देखे, जिस दिन संविधान सभा का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 के ये फैक्ट्स हमने देखे। फर्स्ट मीटिंग हुई, जेबी कृपलानी ने पहला रिप्रेजेंटेशन दिया, पहला उन्होंने एड्रेस दिया हाउस को। मुस्लिम लीग ने बाइकॉट किया। सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनते हैं। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बनते हैं। एस.सी. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं। तो इसके बाद में जो हमने ये सारे पॉइंट्स देखे, अब हमारे लिए आगे बढ़ने से पहले ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम देखें कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सदन के सामने रखा था, हाउस के सामने प्रेजेंट किया था, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे अगर हम नजर डालें तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पहली चीज की 13 दिसंबर 1946 को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया था, किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसे प्रेजेंट किया गया था। और अब हम इसके कुछ फैक्ट्स देखने जा रहे हैं। हम देखने जा रहे हैं कि उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर क्या क्या बातें कही गई थी। तो अगर हम पहले फैक्ट को अगर हम देखें तो पहले फैक्ट में उन्होंने ये कहा था कि हम इंडिया को एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक के तौर पर इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं और हम उसके गवर्नेंस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने जा रहे हैं। तो पहली बात जो उन्होंने कही थी वो उन्होंने कही थी कि हम इंडिया को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो पहली बात रखी थी वो रखी थी कि हम इंडिया को एक इंडिपेंडेंट सोवरेन एंड रिपब्लिक, हम इंडिया को एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक स्टेट के तौर पे इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं और गवर्नेंस के लिए इस स्टेट के गवर्नेंस के लिए हम क्या करने जा रहे हैं? हम एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने जा रहे हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू हम एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं। पहली बात ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। इसके बाद इन्होंने ये कहा था कि जो भी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट थे, अभी तक जो भी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट थे, या जो इंडियन स्टेट्स थे, या जो ब्रिटिश इंडिया और इंडियन स्टेट्स का हिस्सा भी नहीं थे, मतलब कि अदर प्रोविंसेस जो भी थी, तो जो भी अदर प्रोविंस हमारे थे, वो अदर प्रोविंस मतलब कि ब्रिटिश इंडिया, इंडियन स्टेट्स और उनके अलावा जो भी अदर प्रोविंसेस ब्रिटिश काल में इंडिया का हिस्सा थे, वो अगर चाहेंगे तो वो इस इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं और वो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट हो जाएंगे। तो दूसरी बात जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी, वो दूसरी बात ये रखी कि ब्रिटिश इंडिया, इंडियन स्टेट एंड अदर प्रोविंसेस जो अभी तक हमारे ब्रिटिशर्स के यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा थे, अगर वो चाहेंगे तो वो इस इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक इंडिया का भी हिस्सा रहेंगे। हालांकि बाद में
कुछ ऐसे स्टेट्स भी थे, कुछ ऐसे प्रोविंसेस थे जिन्होंने इनकार भी किया भारत का हिस्सा होने से, लेकिन बाद में हमारे होम मिनिस्टर हमारे होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनको इसलिए भी याद किया जाता है कि उन्होंने सभी जो स्टेट्स थे और जो प्रिंसली स्टेट्स थे और जो हमारे अदर प्रोविंसेस थे, उन सभी को उन्होंने एकजुट किया, उन सभी को उन्होंने एक करने का काम किया और एक यूनियन ऑफ इंडिया के गठन में, एक संयुक्त भारत के गठन में उनकी एक अहम भूमिका रही। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में पहला उन्होंने रेजोल्यूशन दिया वो ये दिया कि अब इंडिया एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक स्टेट होगा, जिसको एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गवर्न किया जाएगा। और दूसरा रेजोल्यूशन उन्होंने ये दिया कि यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर ब्रिटिश इंडिया के जो भी हिस्से थे, इंडियन स्टेट्स के जो भी हिस्से थे और जो अदर प्रोविंसेस थे, वो यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर शामिल होंगे। और अगर कोई ऐसा भी प्रोविंस है, कोई ऐसा भी स्टेट है जो यूनियन ऑफ इंडिया का, जो इन तीनों का ही हिस्सा नहीं था, अगर वो अपनी इच्छा से चाहते हैं यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बनना, तो वो भी यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं। तो अगर मैं इस चीज को रीड करूं तो आप एक बार अगर इसको देखना चाहोगे तो मैं इसको रीड करता हूं, तो आप समझ जाओगे कि वेयर इन द टेरिटरीज दैट नाउ कंप्राइज ब्रिटिश इंडिया, द टेरिटरीज दैट नाउ फ्रॉम the Indian state and such other parts of India as are outside British India and the state, as well as such other territories as are willing to be constituted into the independent sovereign India, shall be a union of them all। तो सीधी सी बात उन्होंने कही कि ब्रिटिश इंडिया का जो भी हिस्सा थे, जो भी इंडियन स्टेट्स का हिस्सा थे, और जो भी इन दोनों के अलावा अदर प्रोविंसेस का हिस्सा थे, जैसे प्रिंसली स्टेट्स के जो हिस्से थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वो यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा रहेंगे। और अगर इन तीनों के अलावा कोई अदर प्रोविंस, कोई अदर स्टेट भी यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बनना चाहता है, तो हम उसे भारत में शामिल करेंगे। तीसरी बात जो इन्होंने रखी थी, वो तीसरी बात इन्होंने ये रखी थी कि जो इन स्टेट्स की जो प्रेजेंट बाउंड्रीज हैं, और या तो वो बाउंड्रीज होंगी whether by their present boundaries or with such other as may be determined by the constituent assembly, and thereafter according to the law of the constitution shall possess and retain the status of autonomous unit together with residuary power and exercise all powers and functions of the government and administration, save as except such powers and functions as are vested in or assigned to the union or as inherent or implied to the union or resulting therefrom। तो जो तीसरा इन्होंने रेजोल्यूशन रखा, वो तीसरा रेजोल्यूशन रखा, तो उस तीसरे रेजोल्यूशन में इन्होंने दो बातें की। एक बात इन्होंने की कि जो भी यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बनेंगे, तो उनकी या तो जो प्रेजेंट बाउंड्री है, यहाँ पे बाउंड्री मीन्स जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उनकी, तो यहाँ पे जो उनकी प्रेजेंट बाउंड्री है, ठीक, उसके अंदर, और या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो उनके लिए बाउंड्री डिसाइड कर देगा बाय द लॉ और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उस बाउंड्री के अंदर। तो क्या उन्होंने बात रखी कि जो भी यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा होंगे, चाहे वो ब्रिटिश इंडिया हो, इंडिया का से आएंगे, चाहे वो इंडियन स्टेट से आएंगे, और या फिर वो अदर प्रोविंसेस से आएंगे, जब वो यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा होंगे, तो जो उनकी पहले से बाउंड्री डिसाइडेड है, या तो उसके अंदर, और अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कोई नई बाउंड्री बाय द लॉ और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिसाइड की, तो इस प्रेजेंट बाउंड्री के बजाय उस बाउंड्री के अंदर वो सोवरेन होंगे, सभी फैसले लेने के लिए सोवरेन होंगे और इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक, तो एक बात उन्होंने ये रखी
कि जो भी हमारे साथ आएगा, जो भी संयुक्त भारत का हिस्सा बनेगा, हम उनकी बाउंड्रीज को हम विदाउट द परमिशन ऑफ लॉ और विदाउट द सैंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम उनकी बाउंड्रीज को अल्टर करने नहीं जा रहे हैं। और जो उनके प्रेजेंट बाउंड्री है उस बाउंड्री के अंदर, और या फिर जो नई बाउंड्री कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगी, उस बाउंड्री के अंदर वो सोवरिन होंगे और इंडिपेंडेंट होंगे सभी तरीके के डिसीजंस लेने के लिए। लेकिन एक्सेप्ट सच पावर्स एंड फंक्शंस एज आर वेस्टेड इन और असाइन टू द यूनियन, लेकिन उन पावर्स और फंक्शंस को छोड़कर जो यूनियन ऑफ इंडिया के पास हो। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो फेडरल गवर्नमेंट के पास होगा, जो यूनियन ऑफ इंडिया के पास होगा, जो सेंटर के पास होगी पावर और फंक्शंस, उन पावर्स और फंक्शंस में ये स्टेट्स जो होंगे, ये स्टेट्स इंटरफियर नहीं कर सकते। लेकिन जो उनकी बाउंड्री होगी, पॉलिटिकल बाउंड्री, ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो उनकी होगी, जो प्रेजेंट बाउंड्री होगी, या फिर जो नई बाउंड्री कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उनकी डिसाइड होगी एज अ स्टेट, उस बाउंड्री के अंदर वो सोवरेन होंगे, वो इंडिपेंडेंट होंगे। और इससे मिलते जुलते प्रोविजन आज कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में जब हम डिस्कशन करेंगे तो वहां पे हम देखते हैं, और एक डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस पे हम डिस्कशन करेंगे तो हम देखेंगे कि कब एक गवर्नमेंट दूसरी टेरिटरी के अंदर एक दूसरी टेरिटरी के जुरिस्डिक्शन में भी लॉ बना सकती है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस पे, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पे जब हम डिस्कस करेंगे तो भी हम इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में तीसरी बात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी, वो ये रखी कि स्टेट जो हमारे साथ आएंगे, चाहे वो इंडियन स्टेट हो, चाहे वो अदर प्रोविंसेस हो, या वो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा रहे हो, जब वो हमारे साथ यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर आएंगे तो उनकी जो प्रेजेंट बाउंड्री होगी, या जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम होने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा नई बाउंड्री प्रिस्क्राइब की जाएगी, बताई जाएगी, उस बाउंड्री के अंदर वो इंडिपेंडेंट और सोवरिन होंगे सभी डिसीजंस को लेने के लिए। लेकिन एक्सेप्ट, एक यहाँ पे एक्सेप्शन है कि जो सेंटर की पावर है, जो सेंटर के फंक्शंस हैं, उन पावर्स और उन फंक्शंस में स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। मींस जो स्टेट के सब्जेक्ट मैटर्स हैं उन पे वो स्टेट सोवरिन और इंडिपेंडेंट होंगे डिसीजन लेने के लिए। लेकिन जो सेंटर के सब्जेक्ट मैटर्स हैं, जहां सेंटर को अपनी पावर और फंक्शन एक्सरसाइज करनी है, वहां पे सेंटर ही अपनी पावर और फंक्शन को एक्सरसाइज करेगा और वहां पे स्टेट्स इंटरफियर नहीं कर सकते। तो ये 3 पॉइंट्स हमने देखे, जिसमें पहला हमने देखा कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट सोवरिन एंड रिपब्लिक स्टेट होगा और इसका गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होगा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोवाइड करेगी। दूसरा जो हमने रेजोल्यूशन देखा, वो हमने देखा कि ब्रिटिश इंडिया, इंडियन स्टेट्स और अदर प्रोविंसेस जो होंगे वो यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा होंगे, और अगर कोई भी दूसरा स्टेट चाहता है, विलफुली चाहता है, वॉलेंटरली चाहता है कि वो यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बने, तो हम उसे भी स्वीकार करेंगे, उसे भी हम एक्सेप्टेंस देंगे। और तीसरे रेजोल्यूशन में उन्होंने पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट एंड सेंटर की बात की। तीसरे रेजोल्यूशन में उन्होंने कहा कि जो भी स्टेट्स और प्रोविंसेस हमारे साथ आएंगे, वो स्टेट्स और प्रोविंसेस, उन स्टेट्स और प्रोविंसेस की जो प्रेजेंट बाउंड्री होगी, जो ब्रिटिश काल से चली आ रही है, या फिर जो नई बाउंड्री कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जिस भी प्रोविंस की या स्टेट की नई बाउंड्री डिफाइन की जाएगी, उस प्रेजेंट बाउंड्री, या अगर नई बाउंड्री बनती है तो उस नई बाउंड्री के अंदर वो सोवरिन होंगे, उस अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर वो इंडिपेंडेंट होंगे, सोवरिन होंगे डिसीजंस लेने के लिए। लेकिन जो भी पावर्स एंड जो भी फंक्शंस हैं सेंटर के, यूनियन ऑफ इंडिया के, उनमें वो इंटरफियर नहीं कर सकते। तो ये 3 बातें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी। और फिर चौथी बात जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में रखी, वो बात उन्होंने रखी कि जो भी पावर्स एंड अथॉरिटीज होंगी इंडिपेंडेंट सोवरिन इंडिया की, या
उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट और ऑर्गन की वो पीपल्स से डिराइव होंगे। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ही ये बात कह दी गई थी कि जब संविधान बनेगा तो ये माना जाएगा कि वो संविधान हमारे लोगों ने हमारे देश को दिया है। वो संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हुए चंद लोगों ने नहीं बनाया है, बल्कि उन्होंने एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स ऑफ इंडिया के तौर पे ये संविधान तैयार करके खुद को दिया है। और इसी बात पे चौथा रेजोल्यूशन उन्होंने दिया था कि इंडिपेंडेंट सोवरिन इंडिया की जो भी पावर्स होंगी, जो भी अथॉरिटीज होंगी, या इंडिपेंडेंट सोवरिन इंडिया के ऑर्गन्स की, गवर्नमेंटल ऑर्गन्स की जो भी पावर्स होंगी, जो अथॉरिटीज होंगी, वो डिराइव्ड होंगी। कहां से डिराइव्ड होंगी? फ्रॉम द पीपल्स ऑफ इंडिया। और इसीलिए जब हमारा प्रियम्बल शुरू होता है तो हम वहां पे देखते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। तो हम भारत के नागरिक हम भारत के नागरिक ये संविधान खुद को सौंपते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। हम भारत के नागरिक भारत को बनाना चाहते हैं सोवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक। तो ये जो आइडिया जो प्रियम्बल में आया है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू ही आया है। इसी रेजोल्यूशन पे ही हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें चौथा रेजोल्यूशन जो उन्होंने दिया, वो चौथा रेजोल्यूशन उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में यह दिया कि जो इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने के बाद, वो इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया, उस इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लोगों के द्वारा ही इंडिया को दिया जाएगा, खुद के द्वारा खुद को दिया जाएगा। और इसी और जो भी पावर्स, जो भी अथॉरिटीज डिराइव होंगी, वो पीपल्स के द्वारा, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके लीडर्स, या खुद के लिए, स्टेट के लिए या खुद के लिए जो भी पावर्स एंड अथॉरिटीज डिराइव होंगी वो पीपल से ही डिराइव होंगी। लोग ही खुद को और राज्य को अधिकार देंगे। तो ये चौथा हमारा रेजोल्यूशन था। उसके बाद अगर हम जो प्रियम्बल के फिर से ये जो हम अगला रेजोल्यूशन देख रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर ये नेक्स्ट रेजोल्यूशन है, जो पांचवा रेजोल्यूशन हमारा है, वो भी आज के समय में हमें प्रियम्बल के अंदर देखने को मिलता है। तो इस रेजोल्यूशन के अंदर उन्होंने कहा कि हम गारंटी देंगे एंड सिक्योर करेंगे, हम गारंटी देंगे और सिक्योर करेंगे क्या? सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। पहला, हम अपने सभी सिटीजन्स का सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस सिक्योर करेंगे। तो हम अपने सिटीजन्स के लिए सबसे पहले सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस को सिक्योर करेंगे। हम एक अलग से एक सेपरेट वीडियो इस प्रेम्बल पे करेंगे जब, तो हम इसमें डिस्कशन करेंगे कि जो उम्मीदें थी, जो इंटेंशन था, जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, हम उस पर आज 75 सालों के बाद कितने खरे उतर पाए हैं, हमने कितना उसको फॉलो किया है। और जिस सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लेकर प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तक कही गई है, क्या हम उसको सिक्योर कर पाए हैं, क्या हम उसकी गारंटी दे पाए हैं? तो पहला जो हमारा इन्होंने पांचवें रेजोल्यूशन के तौर पे पहली बात रखी, वो इन्होंने ये रखी कि हम सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को सिक्योर करेंगे और उसकी गारंटी देंगे अपने सभी सिटीजन्स को, जो कि हमें प्रियम्बल में भी आज के समय में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में वो ये सभी बातें हमारी दिखती हैं। तो इसके अलावा इन्होंने कहा था कि हम इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, हम इक्वलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, उस पर हम जब जाएंगे तो डिस्कशन करेंगे।
यहाँ पे प्रियम्बल में और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इक्वलिटी का प्रिंसिपल है। तो इन्होंने कहा था कि हम इक्वलिटी देंगे, इक्वलिटी हम स्टेटस की देंगे, इसीलिए इक्वलिटी प्रोवाइड करने के लिए ही एबॉलिशन ऑफ टाइटल, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 में रखा गया है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसी बात से रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के प्रिंसिपल पे ही डिराइव होती है। इंदिरा साहनी का जजमेंट इस पे हम देखेंगे और बहुत सारी चीजें हम इस पे एक सेपरेट वीडियोस के थ्रू डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो इन्होंने जो ये रेजोल्यूशन दिया पांचवा, उसमें इन्होंने कहा कि हम अपने सभी सिटीजन्स के लिए गारंटी करेंगे और सिक्योर करेंगे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हम फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन को, हम फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन को, हम फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन को गारंटेड करेंगे और सिक्योर करेंगे। आगे भी और भी कई सारे जो गारंटीज इन्होंने दिए वो हम देखेंगे। फेथ, फ्रीडम ऑफ फेथ, फ्रीडम ऑफ बिलीव, इन सभी पे बात की, लेकिन फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की जो बात इन्होंने कही थी कि हम गारंटी देते हैं, हम गारंटी देंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और सिक्योर करेंगे फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन को। तो इस पे बात करते हुए, इस पे अगर हम बात करें तो अगर आप एनसीआरबी 2022 2021 का, अगर एनसीआरबी 2022 का अगर आप डेटा देखेंगे तो एनसीआरबी 2022 का डेटा कहता है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल लॉ था सेडेशन का, वो ब्रिटिश कॉलोनियल लॉ पे 2014 से 2021 के बीच में 475 केस रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें 2019 में 93 केसेस, 2020 में 73 केसेस और फिर से 2021 में 93 केसेस। जबकि उस दौरान कोविड का सिचुएशन चल रहा था, उस दौरान देश एक महामारी से गुजर रहा था, लेकिन फिर भी इतने केसेस सेडेशन के उस दौर में भी रजिस्टर्ड हुए हैं। और 2014 से 2021 के बीच में एनसीआरबी का ये डेटा कहता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये डेटा कहता है कि 475 सेडेशन के केसेस हमने अपने ही नागरिकों के ऊपर लगाए हैं। और फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की फिर जो बात होती है वो कहीं ना कहीं फिर उस पर हम एक सवालिया निशान खड़ा होता है, एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि क्या हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को गारंटेड एंड सिक्योर कर पाए हैं। इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रीडम ऑफ फेथ, बिलीव, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन, फ्रीडम ऑफ faith, freedom of belief, freedom of worship, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इन सभी की गारंटी हम अपने सिटीजन्स को देंगे और सिटीजन्स के लिए इनको हम सिक्योर करेंगे। तो अगला जो हमारा ये पांचवा रेजोल्यूशन था, उसके अंदर हमने गारंटी, उसके अंदर ये रेजोल्यूशन दिया गया कि हम गारंटी करेंगे, हम सिक्योर करेंगे सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को। फिर हम इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ को हम सिक्योर करेंगे। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन को हम सिक्योर करेंगे। साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप,
जिसके बारे में आप फ्रीडम ऑफ फेथ बिलीव एंड वर्शिप के बारे में आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 के बीच में, आर्टिकल 28 के बीच में आप ये चीज देखेंगे, फ्रीडम ऑफ फेथ बिलीव एंड वर्शिप, जो कि राइट टू रिलीजन के तौर पे फंडामेंटल राइट्स में कवर होते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि हम फ्रीडम ऑफ फेथ बिलीव एंड वर्शिप को गारंटेड करेंगे, सिक्योर करेंगे, मतलब कि हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ वोकेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम देखें तो फ्रीडम ऑफ पीसफुल एसोसिएशन विदाउट आर्म, आर्टिकल 19 के अंदर कवर होता है। फ्रीडम ऑफ पीसफुल एसोसिएशन विदाउट आर्म, ये हमारा आर्टिकल 19 के अंदर कवर होता है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स भी हमारा आर्टिकल 19 के अंदर में कवर होता है, जिसके ऊपर ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स के अंदर ही फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ वोकेशन, ये आर्टिकल 19 के अंदर में ही कवर होता है। तो इन्होंने कहा था कि हम इसकी भी गारंटी देंगे कि जो जिस पेशे को फॉलो करना चाहता है वो उस पेशे को कर सकता है, जो जिस ट्रेड को, जिस व्यापार को, जिस कॉमर्स को फॉलो करना चाहता है वो उस कॉमर्स को परफॉर्म कर सकता है, उस ट्रेड को परफॉर्म कर सकता है, उस वोकेशन, उस एसोसिएशन, उस प्रोफेशन को परफॉर्म कर सकता है। तो आर्टिकल 19 के अंदर ही फ्रीडम ऑफ पीसफुल एसोसिएशन विदाउट आर्म, और आर्टिकल 19 के अंदर ही फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड वोकेशन, ये आर्टिकल 19 के अंदर ही हमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस पे देखने को मिलता है, जो कि पांचवें रेजोल्यूशन के तौर पे यहाँ पे इतनी बातें कही गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो हमने पहला रेजोल्यूशन देखा, दूसरा रेजोल्यूशन देखा, तीसरा रेजोल्यूशन देखा। पहले रेजोल्यूशन में हमने देखा कि उन्होंने कहा था कि एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक इंडिया हम बनाएंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चलेगा, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न किया जाएगा। दूसरा हमने देखा था कि ब्रिटिश इंडिया, इंडियन स्टेट और अदर प्रोविंसेस को हम यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बनाएंगे, और और वो यूनियन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट, और वो और जो भी अदर इंडिपेंडेंट इंडिया का, इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया का हिस्सा बनना चाहेंगे, हम उन्हें भी अपने साथ स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तीसरी बात इन्होंने कही थी कि जो भी स्टेट्स हमारे साथ आएंगे उनकी प्रेजेंट बाउंड्री या फिर बाउंड्री डिफाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी ऑन द बेसिस ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके अंदर हम उन्हें इंडिपेंडेंट और सोवरेन रखेंगे, लेकिन वो यूनियन ऑफ इंडिया के पावर्स और फंक्शंस के में कहीं भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तीसरी बात जो हमने तो ये तीन रेजोल्यूशन हमने देखे थे। फिर चौथा रेजोल्यूशन हमने देखा था कि हम एक इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया जो हम बनाएंगे, उस इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया को और उसके सभी गवर्नमेंटल ऑर्गन्स को जो भी पावर्स और अथॉरिटीज मिलेंगी, और उसके सिटीजन्स को जो भी पावर्स और अथॉरिटीज मिलेंगी, वो सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा ही मिलेंगी, और जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए बनेगा और दिया जाएगा वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया के द्वारा ही दिया जाएगा। और उसके बाद हमने ये रेजोल्यूशन देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सभी सिटीजन्स के लिए गारंटेड एंड सिक्योर करेंगे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और साथ ही साथ हम फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन मींस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हम प्रोवाइड करेंगे, फ्रीडम ऑफ फेथ बिलीव एंड वर्शिप हम प्रोवाइड करेंगे, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ वोकेशन हम प्रोवाइड करेंगे। और इसके बाद जो इनका अगला रेजोल्यूशन था वो रेजोल्यूशन ये था कि हम माइनॉरिटीज, बैकवर्ड्स, ट्राइबल एरिया और डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के इंटरेस्ट को हम सेफगार्ड करेंगे। तो अगले रेजोल्यूशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि जो भी माइनॉरिटीज हैं, जो भी माइनॉरिटीज हैं, जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो भी
जो भी माइनॉरिटीज हैं, जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो भी ट्राइब्स हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, जो भी ट्राइब्स हैं, और जो भी शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके इंटरेस्ट को हम उनके इंटरेस्ट को हम सेफगार्ड करेंगे। और इस रेजोल्यूशन की भी जो छवि है, इस रेजोल्यूशन की भी जो शेडो है इस रेजोल्यूशन का, वो कहीं ना कहीं हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। आर्टिकल 29, आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 29, आर्टिकल 13 में 30 में हम माइनॉरिटीज के लिए राइट्स हमारे दिए हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाने के, मैनेज गवर्न करने के, और इसके अलावा बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आर्टिकल 15 के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 16 के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो ये सभी जो इस रेजोल्यूशन के अंदर जो ये सभी बातें कही गई थी, इसका शेडो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भरपूर तरीके से दिखता है। और अगर हम देखें तो इसके बाद इन्होंने कहा था कि हम इंडिया की इंटीग्रिटी को, इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया की जो इंटीग्रिटी है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। जो भी हमारे सी, लैंड और एयर है उसको हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश, उसकी इंटीग्रिटी को भी हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा इंडिपेंडेंट रिपब्लिक सोवरेन इंडिया है, उसकी इंटीग्रिटी को हम, उसकी शान को हम हमेशा बनाए रखने की कोशिश करेंगे। और लैंड से लेके, एयर से लेके सी तक का जो हमारा टेरिटोरियल एरिया होगा, हम उसकी इंटीग्रिटी को, उसकी शान को हमेशा बचाने की, मेंटेन करने की एंड प्रोटेक्ट करने की हम हमेशा कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और जितने भी हमारे मैन काइंड हैं, जितने भी हमारे नॉट ओनली इन द इंडियन टेरिटरी, बल्कि अगला रेजोल्यूशन जो उन्होंने दिया था वो ये दिया था कि सिर्फ इंडियन टेरिटरी के अंदर ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड वाइड हम एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और मैनकाइंड के जो राइट्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और ये जो रेजोल्यूशन हमारा था, जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ये रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को दिया गया था। और ये रेजोल्यूशन 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया था। 22 जनवरी 1947 को इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिया था। और फिर उसके बाद इसको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के पैमाने में उतारा गया। कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग के टाइम, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग के टाइम पे इन प्रिंसिपल्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में उतारा गया। तो 13 दिसंबर 1946 को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, और 22 जनवरी 1947 को ये रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट किया था। और इसके बाद में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तौर पे जगह जगह पे अप्लाइड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में किया गया। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जिसको हमने देखा, और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी ने लाया, और इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस थे, उन सभी रेजोल्यूशंस को हमने वन बाय वन डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद अगर हम फ्रेम देखते हैं, एक बार अगर हम फ्रेम देखने की कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा फ्रेम था वो कैसा तैयार हुआ था, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर हमारा तैयार हुआ था, तो उससे उसको डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहले 389 मेंबर्स थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे पहले मेंबर्स थे टोटल 389 मेंबर्स हमारे टोटल थे, जिसमें से 292 मेंबर्स हमारे गवर्नमेंट प्रोविंसेस से थे, 4 मेंबर्स हमारे जो थे वो कमिश्नर प्रोविंसेस, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से थे, और 92 मेंबर्स हमारे प्रिंसली स्टेट से थे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये 389 मेंबर्स जो थे वो बाद में घटकर 299 मेंबर्स हो गए थे।
क्योंकि मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्ट लेने से रिफ्यूज कर दिया था। तो 389 मेंबर एट द बिगनिंग हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, बट एट द लेटर स्टेज हमारे पास टोटल 299 मेंबर्स बचे थे। अगर हम देखें कि ये 389 मेंबर्स जो हमारे थे, अगर हम देखें कि ये जो हमारे 389 मेंबर्स थे, इस 389 मेंबर्स में से हमारे 292 मेंबर्स ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो प्रोविंस थी, के जो डिफरेंट प्रोविंसेस थी, वहां से हमारे 292 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रोविंसेस से थे। 4 मेंबर थे जो कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करती थी। उन चीफ कमिश्नर प्रोविंस से हमारे 4 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में हिस्सा ले रहे थे। तो 292 मेंबर हमारे ब्रिटिश प्रोविंसेस से हिस्सा ले रहे थे, 4 मेंबर चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से हिस्सा ले रहे थे, और 92 मेंबर्स हमारे प्रिंसली स्टेट, जो हमारे राजा रजवाड़ा थे इंडियन स्टेट्स के अंदर, वो प्रिंसली स्टेट्स हमारे, उन प्रिंसली स्टेट्स के 92 मेंबर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो टोटल 389 मेंबर्स थे हमारे एट द बिगनिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब संविधान सभा फॉर्म हुई थी। उसके बाद 299 मेंबर बचे, और 90 मेंबर्स ने बाइकआउट कर दिया। 90 मेंबर्स ने बाइकआउट कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और ये 90 मेंबर्स मुस्लिम लीग से थे, जो सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे। तो 389 मेंबर्स में से 90 मेंबर्स ने जब बाइकआउट किया, तो 299 मेंबर्स ही एक्चुअल में पूरी प्रोसीडिंग्स के दौरान, पूरे सेशंस के दौरान इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट करते रहे। और जब ओरिजिनली 389 मेंबर्स थे, तो 292 मेंबर्स उस समय ब्रिटिश प्रोविंसेस से आ रहे थे, 4 मेंबर्स हमारे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आ रहे थे, और 92 मेंबर्स हमारे प्रिंसली स्टेट से आ रहे थे। इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो इसके बाद में हम देखते हैं तो 22 जनवरी 1947 को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसकी हमने बात की, उसे अडॉप्ट कर लिया गया था। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेट है। इस डेट पे हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया गया था। 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1945 के अंदर ये डेट डिक्लेयर की गई थी। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। 29 अगस्त 1947, अगली जो डेट है हमारी वो है 29 अगस्त 1947 की। इस डेट पे ड्राफ्टिंग कमेटी ने इस ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म बाय 29 अगस्त 1947 को जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी हमारी, हमने ये तो देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड टेम्परेरी प्रेसिडेंट्स का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ था। लेकिन अगर हम ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में देखें तो 15 अगस्त 1947 को हमने इंडिपेंडेंस अचीव की। उसके पहले 22 जुलाई 1947 को हमने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था। 22 जनवरी
1947 को हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। 22 जुलाई 1947 नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडिपेंडेंस हमें मिली थी। और 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी एंड अदर 6 मेंबर्स को अपॉइंट किया था। तो ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने वहां पे 6 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर 1946 की जो डेट देखी, उसकी उसी तरीके से 29 अगस्त 1947 की ये डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डेट पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा ने ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया था और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और 6 अदर मेंबर्स को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। तो अगर हम मेंबर्स की बात करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो तो आपको पता ही है कि चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अदर मेंबर्स में अगर हम देखें तो अदर मेंबर्स में हमारे पहले मेंबर थे के एम मुंशी जी। के एम मुंशी पहले मेंबर थे। दूसरे मेंबर मोहम्मद साद उल्ला जी थे, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। तीसरे मेंबर हमारे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी, तीसरे मेंबर हमारे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी, हमारे तीसरे मेंबर थे। चौथे मेंबर थे हमारे गोपाला स्वामी अयंगर जी, एन गोपाला स्वामी अयंगर जी हमारे एन गोपाला स्वामी अयंगर जी हमारे चौथे मेंबर थे। और पांचवें मेंबर हमारे डीपी खेतान और छठे मेंबर बीएल मित्तर थे। पांचवें और छठे मेंबर हमारे जो थे, पांचवें मेंबर हमारे डीपी खेतान जी थे और छठे मेंबर हमारे बीएल मित्तर जी थे। तो ये 6 मेंबर्स हमारे ओरिजिनली ड्राफ्टिंग कमेटी में अपॉइंट किए गए थे चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अलावा। इन्हीं 6 मेंबर्स ने ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को बनाने की शुरुआत की थी। पहले मेंबर के एम मुंशी जी थे, दूसरे मोहम्मद सादुल्ला जी थे, तीसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, चौथे एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, पांचवे डीपी खेतान थे और छठे हमारे बीएल मित्तर जी थे। लेकिन अगर हम देखें तो डीपी खेतान जी की डेथ हो गई थी 1948 में। डीपी खेतान जी की डेथ हो गई थी, जिसके बाद टी कृष्णामाचारी जी इस ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल हो गए थे। तो 1948 में डीपी खेतान जी की डेथ हो जाती है और इसके बाद टी कृष्णामाचारी जी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल करती है। इसी तरीके से इल हेल्थ की वजह से बीएल मित्तर जी थे। बीएल मित्तर जी इल हेल्थ की वजह से ड्राफ्टिंग कमेटी से बाहर आ जाते हैं और जिसके बाद में माधव राव जी को ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल कर लिया जाता है। तो ओरिजिनली अगर मेंबर्स में देखें तो के एम मुंशी जी थे, मोहम्मद सादुल्ला जी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, डीपी खेतान थे और बीएल मित्तर थे। लेकिन 1948 में
डीपी खेतान की डेथ होती है और इसके बाद टीटी कृष्णामाचारी जी को शामिल किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा गठित की गई ड्राफ्टिंग कमेटी में। और बीएल मित्तर जी, जिनको खराब स्वास्थ्य की वजह से ड्राफ्टिंग कमेटी से बाहर होना पड़ता है, उनकी जगह पे एन माधव राव जी को ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल किया जाता है। तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन अराइज होते हैं कि डीपी खेतान जी की जगह पे किसको रिप्लेस किया गया था, किसको शामिल किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी में। तो 1948 में डीपी खेतान जी की डेथ पे टीटी कृष्णामाचारी को शामिल किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी में। और बीएल मित्तर की जगह पे किसको शामिल किया गया था? बीएल मित्तर की जगह पे एन माधव राव जी को शामिल किया गया था। इसके बाद में अगर हम अगले फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अगले फैक्ट की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 16 जुलाई 1948 को 16 जुलाई 1948 को अगले फैक्ट की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 16 जुलाई 1948 को वाइस प्रेसिडेंट जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, एससी मुखर्जी, वाइस प्रेसिडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एससी मुखर्जी जी थे। और उनकी जगह पे वीटी कृष्णामाचारी जी को सेकंड वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है 1948 में। तो 16 जुलाई 1948 को 16 जुलाई 1948 को सेकंड वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है। किसको अपॉइंट किया जाता है? सेकंड वाइस प्रेसिडेंट वीटी कृष्णा मचारी जी को अपॉइंट किया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है। डीपी खेतान जी की जगह पे 1948 में ड्राफ्टिंग कमेटी में जो शामिल हुए वो टीटी कृष्णामाचारी जी थे। और 16 जुलाई 1948 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेकंड वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं वो वीटी कृष्णामाचारी जी थे। तो 16 जुलाई 1948 को सेकंड वाइस प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट किया जाता है। फिर 26 नवंबर 1949 की डेट आती है। ये डेट आप सभी को इसके बारे में जानकारी है। ये डेट जो थी ये 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद ये डेट आती है। ये 2 years 11 months and 18 days। ये समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट एंड एक्सेप्ट करने में ये समय 2 साल 11 महीने 18 दिन का लगा था। और इसके बाद ये एट द एंड ये 26 नवंबर 1949 की डेट आती है। इस दौरान अगर हम देखें कुछ टाइम एंड पीरियड से रिलेटेड अगर हम फैक्ट्स देखें तो टोटल 11 सेशन हुए थे। इस 2 साल 11 महीने 18 दिन के दौरान टोटल 11 सेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और ये सेशंस जो हुए थे, इन 11 सेशंस के दौरान जो टोटल सिटिंग्स हुई थी, जितनी बार संविधान सभा इकट्ठी हुई थी और बैठे थे साथ में चर्चा के लिए, वो 165 सिटिंग्स हुई थी। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। इस 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर 11 सेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और इस 11 सेशन, ये जो 11 सेशन थे, इसमें 165 सिटिंग्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई थी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो साइन एंड एक्सेप्ट किया गया। लेकिन इस डेट तक 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, 11 सेशंस हुए थे और 165 सिटिंग्स हुई थी। और उसके बाद हमें 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं और मानते हैं, क्योंकि एक बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही
ज्यादा कानून और विधि के जानकार हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही प्रमुख भूमिका उन्होंने अदा की, और इसलिए हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे जानते हैं। 24 जनवरी 1950, ये जो डेट है 24 जनवरी 1950, ये 24 जनवरी 1950 को आखिरी मीटिंग, 24 जनवरी 1950 को आखिरी मीटिंग, लास्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 26 नवंबर 1949 को जब हमने अडॉप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन को, जब हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को साइन एंड एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर लास्ट मीटिंग 24 जनवरी 1950 को क्यों हुई। तो इस पे अगर मैं आपको बताना चाहूं, तो अगर आपकी जानकारी के लिए हम बात करें, तो 26 नवंबर 1949, हम 24 जनवरी 1950 की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 26 नवंबर 1949 को जब हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को साइन किया था, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने और उनके साथ सभी जो वहां पे मौजूद थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था और साइन किया था, तो उस समय पे हमारे सभी प्रावधान जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे सभी जो प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो एक्सेप्ट वो उसी समय पे इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे। और वो कब इम्प्लीमेंट हुए थे? वो इम्प्लीमेंट हुए थे 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं और मनाते आते हैं। और ये 26 जनवरी 1950 का जो ये डेट है, ये इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन हमने खुद को रिपब्लिक डिक्लेयर, फुल प्लेज रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक एंड सोवरेन कंट्री के तौर पे डिक्लेयर किया था, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फुल प्लेज तरीके से अडॉप्ट किया था। तो 26 नवंबर 1949 को कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को अडॉप्ट किया गया था। 26 जनवरी 1950 को फुल प्लेज कॉन्स्टिट्यूशन को, जो रिमेनिंग प्रोविजंस जो इस डेट पे अडॉप्ट नहीं किए गए थे, उन सभी प्रोविजंस को, पूरे होल कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। और 26 जनवरी 1950 से पहले 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग हुई थी। अगर हम देखें तो 26 नवंबर 1949 को, आपकी जानकारी के लिए, कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको हमने अडॉप्ट कर लिया था। तो आर्टिकल 394 हमने अडॉप्ट कर लिया था। हम इन सभी आर्टिकल्स पे विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के अपने अगले लेक्चर, या मोस्ट प्रोबेबली अगले से अगले वीडियो में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अंदर एंटर कर जाएंगे, तो हम हर एक आर्टिकल के ऊपर विस्तार में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए 394 आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 9 जो सिटीजनशिप से रिलेटेड है, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 9, इसको हमने अडॉप्ट कर लिया था। 394 को अडॉप्ट कर लिया था, 60 को अडॉप्ट कर लिया था, आर्टिकल 60 को अडॉप्ट कर लिया था, आर्टिकल 324, 366 को हमने अडॉप्ट कर लिया था, आर्टिकल 324, 366 को हमने अडॉप्ट कर लिया था, 367, 379, 367, 379, 380 को हमने अडॉप्ट कर लिया था, और साथ ही साथ 391 से 330, 393 तक, 391 से 393 को हमने अडॉप्ट कर लिया था। तो ये जो हम 394 जो हमने यहाँ मेंशन किया है, वो 391 से 393 के साथ में 394 को भी हमने अडॉप्ट कर लिया था। तो 26 नवंबर 1949 को हमने आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 9, आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, 366, 367, 379, 380, 391, 393 को हमने अडॉप्ट कर लिया था। और इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस 324 में, प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रोविजंस 60 में,
5 to 9 में सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जिनको हमने अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि आगे हमें इलेक्शंस में जाना था, जनरल इलेक्शन में जाना था 51 52 में, और जनरल इलेक्शंस के लिए इन प्रोविजंस का पहले से अडॉप्ट होना जरूरी था। 324 इलेक्शंस के प्रोविजन देता है, इनका अडॉप्ट होना जरूरी था। आर्टिकल 60 जो प्रेसिडेंट से डील करता है, प्रेसिडेंट के प्रोविजन से, उनका अडॉप्ट होना जरूरी था। 5 to 9 जो सिटीजनशिप के प्रोविजंस देता है, इनका भी अडॉप्ट होना जरूरी था। तो ये कुछ प्रोविजंस थे, 5 to 9, 60, 324, 394, 366, 67, 79, 380, 391 to 93, इनको हमने अडॉप्ट कर लिया था। और बाकी के जितने भी हमारे प्रोविजंस थे, रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस, वो हमने 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था। अब अगर हम आगे अगर हम देखते हैं, तो एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं कि इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग में, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग में खर्चा कितना आया था। तो अगर हम देखें तो 6.4 मिलियन रुपीस रुपी 6.4 मिलियन। तो ये टोटल हमारा एक्सपेंडिचर हुआ था, टोटल हमारा ये खर्चा आया था संविधान को बनाने में, संविधान सभा की प्रोसीडिंग्स में, ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रोसीडिंग्स में, रीडिंग्स में, रिसर्च में, और तमाम जो भी डे टू डे एक्सपेंसेस थे उस कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग में, उसे डील करने में, उन सभी को इंक्लूड करते हुए 6.4 मिलियन रुपी का खर्चा उस दौरान, उस समय में, जिस समय में हम बेरोजगारी, भुखमरी से जूझ रहे थे, वो एक बड़ा अमाउंट है, एक बड़ी बात है, लेकिन वो एक बड़े पर्पस के लिए भी था। वो एक बड़े पर्पस के लिए था, वो संविधान के लिए था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए था। तो ये खर्चा हमारा 6.4 मिलियन का ये खर्चा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में आया था। इसके बाद अगर हम एक स्ट्रक्चर अगर हम देखें, क्योंकि अब हम कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर करना शुरू कर चुके हैं, तो हम एक बार अगर स्ट्रक्चर देखें कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्ट्रक्चर क्या था और कैसे कैसे प्रोविजंस थे। तो अगर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थ्री अगर हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे, 22 पार्ट थे। और पहला जनरल इलेक्शन जो हमारा हुआ था वो 1951-52 में हुआ था। और उसके बाद जो पहले स्पीकर हमारे बने थे, वो लोकसभा के जो हमारे पहले स्पीकर बने थे वो जीवी मावलानकर जी हमारे पहले स्पीकर ऑफ लोकसभा, पहले स्पीकर हमारे फर्स्ट स्पीकर ये लोकसभा के बने थे, जीवी मावलानकर जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा फ्रेम हुआ था ओरिजिनली, उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, 22 पार्ट थे। इसके इम्प्लीमेंट होने के बाद 1951-52 में हमारा पहला जनरल इलेक्शन हमारा होता है, आम चुनाव होता है लोकसभा का, और पहले स्पीकर उस चुनाव के बाद चुने जाते हैं जीवी मावलानकर जी, पहले लोकसभा स्पीकर चुने जाते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 27 अक्टूबर 1947 को 27 अक्टूबर 1947 को जिनको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर अपॉइंट किया था, सर बी एन राव। तो सर बी एन राव जी ने जो ड्राफ्ट सबमिट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, उस ड्राफ्ट के अंदर कितने आर्टिकल्स, कितने शेड्यूल्स थे,
तो 27 अक्टूबर 1947 को जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर अपॉइंट किए गए थे सर BN राव, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को अपना ड्राफ्ट सबमिट किया जो उन्हें लगता था कि कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। तो उसमें 240 आर्टिकल्स और 13 शेड्यूल, 240 आर्टिकल्स और 13 शेड्यूल्स उसका हिस्सा थे। तो जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आया उसमें 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल, 12 पार्ट थे। लेकिन उससे पहले 27 अक्टूबर 1947 को जो सर BN राव जी ने अपने एडवाइस के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सबमिट किया था, उसमें उन्होंने प्रपोज किया था कि 240 आर्टिकल और 13 शेड्यूल होने चाहिए। तो अगर कभी भी सवाल ये उठता है कि सर BN राव जी ने कब, किस डेट पे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को, अपने एडवाइजरी ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सबमिट किया, तो 27 अक्टूबर 1947 को इन्होंने अपना ड्राफ्ट सबमिट किया। और उस ड्राफ्ट के अंदर इन्होंने क्या एडवाइस किया, तो 240 आर्टिकल्स और 13 शेड्यूल्स का इन्होंने एडवाइस दिया था। इसके बाद में जो आज के समय में हमारा जो आज के समय में हमारा प्रेजेंट टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लगभग 105 बार वो अमेंड हो चुका है। और 105 बार अमेंड होने के बाद में आज क्या स्थिति है, 105 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं अभी तक संविधान में। और 105 अमेंडमेंट के बाद में संविधान में आज क्या स्थिति है, तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास इस समय पे टोटल 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और साथ ही साथ हमारे पास 5 अपेंडिक्स हैं। तो हमारे पास 448 आर्टिकल्स हैं एट प्रेजेंट, 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 5 अपेंडिक्स हैं, और ये एट प्रेजेंट है। तो आपके सामने ये ओरिजिनली जो हमारा ओरिजिनली 26 जनवरी 1950 को जो हमारा था, ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, एक वो आपके सामने में उसके आंकड़े हैं। दूसरा एट प्रेजेंट जो हमारा आज के समय में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके आंकड़े हैं। और तीसरा 27 अक्टूबर 1947 को सर BN राव जी ने जो ड्राफ्ट दिया था उसके आंकड़े हैं। तो अगर आप देखो तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 जनवरी 1950 को फुल फ्लेज अडॉप्ट किया गया, उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट थे। साथ ही साथ आज के समय में 105 अमेंडमेंट्स के बाद, आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ 105 अमेंडमेंट्स, अभी तक इतने अमेंडमेंट्स नोटिफाइड एंड पब्लिश इन ऑफिशियल गजेट हो चुके हैं, 105 अमेंडमेंट्स। और इसके बाद हमें मिलते हैं 448 आर्टिकल, 25 पार्ट, 12 शेड्यूल और 5 अपेंडिक्स। और 27 अक्टूबर 1947 को जो अपनी एडवाइस दी थी सर BN राव जी ने, उन्होंने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 240 आर्टिकल्स होने चाहिए और 13 शेड्यूल्स होने चाहिए। और आज के समय में जैसा कि आपको भी पता होगा कि ये सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के पास वर्ल्ड में मौजूद है। तो ये थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड डिस्कशन, ये थी कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग से रिलेटेड डिस्कशन। और इसी तरीके से आगे के वीडियोस में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम जो इंडिया का है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो यूके का है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो यूएस का है, इस पे हम अपने अगले वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और हम देखेंगे कि
क्यों इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही प्रेफर किया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को क्यों नहीं प्रेफर किया, और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी हमारे पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे क्या डिस्कशन चलती रही, कौन इसके फेवर में था, कौन इसके अगेंस्ट में था, एक डिटेल रिसर्च के साथ हम आपके बीच में फिर से मौजूद होंगे। ये इस लेक्चर सीरीज का तीसरा वीडियो था। उम्मीद करते हैं कि आप इन वीडियोस को अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे, नोट डाउन करेंगे और आगे अपने यूज में इसको लाएंगे। अपने जो भी आपके प्रिय लोग हैं उनके बीच में भी इनको आप शेयर करेंगे, जिनको भी इसकी जरूरत है उन तक इस वीडियो को पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मैं एडवोकेट शिवम श्रीवास्तव दी लॉ कैफेटेरिया इंडिया की तरफ से आपके बीच में इस लेक्चर सीरीज को प्रेजेंट कर रहा हूं। जैसा कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो रिसर्चर्स की टीम की है हमारी, तो रिसर्चर्स की टीम को भी मैं एक धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसमें रिसर्च हेड एडवोकेट स्वाति रंजन, जिनके इन रिसर्च को मैं कैमरे के पीछे की इस रिसर्च को मैं कैमरे के आगे आपके बीच में ये मैं प्रेजेंट करता हूँ। ये हम सभी का एक कलेक्टिव इम्पैक्ट है, ये हम सभी की तरफ से एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जा रही है एज एन एडवोकेट की ये लॉ के अवेयरनेस आप तक पहुंचाए जाए। और सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशन के ही लेक्चर नहीं, आपको आगे क्रिमिनल लॉ में सीआरपीसी, सीपीसी, सिविल लॉ में आईपीसी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, फैमिली लॉ और अन्य सभी तरीके के लॉस के ऊपर ये बाइलैंग्वेज सीरीज एज बाय एज ये कवर की जाएंगी, फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। सभी केसेस, सभी प्रोविजन, सभी अमेंडमेंट्स को डिस्कस करते हुए, और इसके पीछे का जो इंटेंशन, जो मोटिव है वो ये है कि आप एक नॉर्मल सिटीजन के तौर पे, ना कि एक लॉ स्टूडेंट या एडवोकेट के तौर पे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको भी उससे उतना ही बेनिफिट मिले जितना एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को मिले। तो हम किसी एक पर्टिकुलर हम ऑडियंस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि हम एक फुल फ्लेज लेंथ वीडियोस आपको प्रोवाइड करें, जिससे कि आप उसे अपने पर्पस के अकॉर्डिंग यूज कर सकें। तो ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज मैसेज के थ्रू, कमेंट बॉक्स में हमें अपने रिव्यूज जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोशिश करें कि इस मुहिम को हम और आप मिलकर आगे लेकर जाएं, ताकि वो लोग जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जो शायद उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं, इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग नहीं है कि वो एक प्रिपरेशन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, किसी लॉ के फील्ड में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी जुडिशरी एग्जाम, किसी एपीओ एग्जाम की वो प्रिपरेशन कर सकें, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी वो वीडियोस प्रोवाइड हो सकें, जिनका उन्हें एक बेहतरीन बेनिफिट मिल सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया कवर करने की कोशिश करेंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।